जय हिंद। स्टॉक मार्केट 24/7 में आपका स्वागत है। स्टार्ट कर लेते हैं इस वीडियो को। जैसे आप सबको पता है, पूरी दुनिया में बहुत सारी वॉर्स चली हैं, बट उसके बीच में एक बंदे का नाम मिस था, वो था नॉर्थ कोरिया का किम जोंग उन। लगता है भाई ने इस बात का गुस्सा मान लिया, भाई को कोई सीरियसली ले नहीं रहा था। तो नॉर्थ कोरिया ने इस बारी ब्लास्टिक मिसाइल्स फायर कर दिए जापान के ऊपर से, जो कि पूरे रीजन के लिए बहुत बड़ा खतरा हो जाता है, क्योंकि आपको पता होगा नॉर्थ कोरिया के पास परमाणु बम है। अगर नॉर्थ कोरिया की भी एंट्री हो जाती है इस वॉर्स में, वॉर बहुत ही गलत डायरेक्शन में जा सकती है। ईरान पर तो हमला इसलिए हो रहा है ताकि वो न्यूक्लियर बॉम्ब बना ना पाए, लेकिन किम जोंग उनके जो नॉर्थ कोरिया का किम जोंग उन है, उसके पास तो ऑलरेडी न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं। और जो सबसे ज्यादा खतरा बढ़ जाता है वो बढ़ जाता है साउथ कोरिया के लिए। इसीलिए कहते हैं किसी भी कंट्री को हमेशा किसी और पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, स्पेशली अगर यूएस जैसा आपका अलाई हो। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जो नॉर्थ कोरिया में यूएस ने मिसाइल्स रडार्स डिप्लॉय करके रखे थे, अब वो यूएस वापस लेके जा रहा है मिडल ईस्ट में। क्योंकि आपको पता है मिडल ईस्ट में ईरान यूएसए को अच्छी खासी टक्कर दे रहा है। बहुत बड़े बड़े ब्लास्ट देखने को मिल रहे हैं पूरे मिडल ईस्ट में, जिसके कारण जितनी भी मिसाइल्स और रडार यूएसए की साउथ कोरिया में डिप्लॉयड थी, वो यूएसए मिडल ईस्ट में लेकर जा रहा है, जिसके कारण साउथ कोरिया की सेफ्टी पर बहुत बड़ा थ्रेट हो जाता है। इसी इसी मौके का फायदा उठाकर अगर नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया पर हमला करता, तो मतलब साउथ कोरिया उसको अकेले हैंडल नहीं कर पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी यूएस बहुत सारी वॉर्स में ऑलरेडी उलझा हुआ है। अब बात कर लेते हैं नॉर्थ कोरिया ने किया क्या। आज मार्च 14 2026 को नॉर्थ कोरिया ने 10 ब्लास्टिक मिसाइल्स फायर की हैं। कहां से? साउथ सी ऑफ जापान के ऊपर से। जापान भी इसमें बीच में ऐसे ही पिस रहा है, क्योंकि जापान का भी नॉर्थ कोरिया और चाइना से 36 का आंकड़ा है। और फ्लाइट डाटा कह रहा है कि जब ये ब्लास्टिक मिसाइल्स नॉर्थ कोरिया ने फायर की, ये बहुत टाइम तक जापान के एयर स्पेस में रही थी। उसके बाद बहुत देर बाद जाके ये जापान के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बाहर जाके हिट की। और इसका जो नॉर्थ कोरिया ने ये मिसाइल्स चलाई हैं, इसका कारण क्या था कि यूएस और साउथ कोरिया 9 मार्च से 19 मार्च तो ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज करने वाले हैं, जो कि नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उनको बिल्कुल भी बढ़िया नहीं लगा। जिसके कारण उसने अपना शक्ति प्रदर्शन किया है। और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को भी यूएस में बहुत ज्यादा बैकलैश फेस करने को मिल रहा है, क्योंकि आने वाले मिड टर्म भी इलेक्शंस बहुत पास में आ गए हैं, और जो ट्रंप है इस वॉर को जीतता हुआ नहीं दिख रहा। और अगर दूसरे फ्रंट्स पर भी वॉर खुल जाती है, तो यूएस इतनी वॉर्स को एकदम से हैंडल नहीं कर पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी यूएस का बहुत ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है मिडिल ईस्ट की वॉर में। पहले रशिया यूक्रेन की वॉर हुई थी, वो यूरोप के लिए खतरा थी। फिर अब मिडिल ईस्ट में वॉर हो रही है, जिसमें सभी मिडिल ईस्ट के देश इन्वॉल्व हो गए। अगर ये वॉर एशिया तक आती है, तो मतलब ये वर्ल्ड वॉर 3 कहना इसको बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे देश ऑलरेडी युद्ध में चल रहे हैं, और इसकी चाइना की भी इसमें एंट्री हो सकती है जल्दी। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? आज की खबर है, चाइना की लगभग 2000 शिपिंग बोट्स ने एक एल साइज का ना, 2 एल पैरेलल साइज में 2 एल साइज शेप बनाई है। तो ये जो थी, ये फिशिंग बोट्स थी, नो डाउट। तो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि ये खतरा है? तो क्योंकि ये 2000 जो शिपिंग वेसल्स थे, इनका रिवर्स एल शेप बनाना, प्रॉपर पैटर्न बनाना पैरेलल में, ये बहुत ही अपने आप में अमेजिंग हो जाता है। ये बिना की कमांड के, प्रॉपर ट्रेनिंग के और मिलिट्री बैकिंग के पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसका साइज बहुत ही बड़ा था। नियरली ये 400 किलोमीटर दूर हुआ ईस्ट चाइना सी में, जो कि ताइवान के बहुत ही पास है। लगभग 300 किलोमीटर ही दूर था ये ताइवान से। और ये शिप्स 30 घंटे लगातार इसी पोजीशन में समुद्र में खड़े रहे, बहुत ही हार्श वेदर में, क्योंकि जहां पर ये सब एक्सरसाइज कर रहे थे फिशर बोट्स, वो एरिया बहुत ही ज्यादा डेंजरस जोन में आता है, क्योंकि वहां पर वेदर बहुत ही ज्यादा हार्श रहता है और विंड्स भी बहुत ज्यादा तेज चलती हैं। उसके बावजूद ये शिप्स का 30 घंटे एक ही पैटर्न बना के समुद्र में खड़े रहना अपने आप में क्वेश्चंस जरूर रेज करता है। और इस पूरे जितना भी ये फ्लीट था, उसको पूरा टेक्निकली प्रिसीजन से गाइड किया जा रहा था, क्योंकि हर बोट 200 मीटर पर की आपस में दूरी पर खड़ी थी। और ये सब कुछ हाईली कोऑर्डिनेटेड, और कमांड्स कोई इनको पीछे से दे रहा था। तो साफ पता चल रहा था ये कोई भी एक्टिव शिपिंग बोट्स नहीं है, ये प्रॉपरली जो चाइना की मिलिट्री से द्वारा और चाइना की नेवी से दोबारा इनको बैक किया जा रहा है। और ये चाइना के स्ट्रेटेजिक इंटेंट को भी बताता है कि चाइना आने वाले टाइम में जब वो ताइवान पर अटैक करेगा, तो ऐसे ही वो शिपिंग बोट्स थाउजेंड्स की गिनती में उसे ताइवान का नेवल ब्लॉकेड कर देगा, जिसके कारण से ताइवान के पूरा व्यापार ठप हो जाएगा। कोई भी, क्योंकि ताइवान एक आइलैंड है, आइलैंड को बाहर से देशों से व्यापार करने के लिए शिप्स की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। ऐसे ही शिपिंग बोट्स का इस्तेमाल करके चाइना उसकी पूरी आस पास घेराबंदी कर देगा, जिसके कारण उसका पूरा ट्रेड ठप हो जाएगा, और कुछ ही दिनों में जो ताइवान की पूरी अर्थव्यवस्था है वो ध्वस्त हो सकती है। और बेजिंग जो चाइना का कैपिटल है, और बेजिंग ये भी प्रूव करना चाहता है कि वैसे कैसे शिपिंग, जो सिविलियन में यूज होने वाली शिपिंग बोट्स हैं, फिशर बोट्स हैं, उनको कैसे वो अपने मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स के लिए आने वाले टाइम में यूज कर सकते हो। ये दुनिया के लिए बहुत ही ज्यादा नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि कल सपोज करो ताइवान को लगता है उसका एग्जिस्टेंस खतरे पर है, तो वो किसी भी शिपिंग बोट पर अटैक कर देता, तो हो सकता है चाइना यूएन में चल जाए कि ताइवान ने तो गलत अटैक किया, ये तो नॉर्मल सिविलियंस थे, तो अब हमारे पास आत्मरक्षा का करने का पूरा राइट है, तो हम अब ताइवान पर हमला करेंगे। इस वे में भी चाइना जा सकता है।
और वहीं अब हम ट्रंप की बात कर ले तो ट्रंप को बहुत ज़्यादा बैकलैश फेस करना पड़ रहा है अब यूएस में, क्योंकि यूएस बिल्कुल भी जीतता हुआ नहीं दिख रहा है ये वॉर ईरान से। और हर एक दिन का यूएस को बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्चने पड़े हैं। एक दिन यूएस को $1 बिलियन का पड़ा, और ये सारा पैसा कौन दे रहा है? यूएस के टैक्स पेयर। सो यूएस के टैक्स पेयर बहुत ही नाराज हैं ट्रंप से। ट्रंप बिन मतलब से यूएस को वॉर में धकेल रहा है। जब ट्रंप आया था तो वो कह रहा था मैं तो बनूंगा पीस प्रेसिडेंट, मैं कोई भी दुनिया में वॉर होने नहीं दूंगा। अब हर 2 हफ्ते बाद ट्रंप आ जाता है कि नया वॉर करने की स्टार्टिंग में। ट्रंप तो ये भी कह रहे हैं जैसे ईरान का वॉर खत्म हुआ तभी वो क्यूबा पर भी अटैक कर देगा। तो वॉर का खत्म होता हुआ बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा, और बिल्कुल पॉसिबिलिटीज बनी हुई है किसी भी वक्त किसी भी नाजुक मोड़ पर अगर कहीं भी कुछ हल्का सा अटैक हो जाता है, चिंगारी लगने की देर है, तो वर्ल्ड वॉर 3 बहुत बड़ी बड़ी कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व हो सकती हैं। ऑलरेडी बहुत बड़ी बड़ी कंट्रीज वॉर में उलझी हुई हैं, चाहे वो रशिया यूक्रेन हो और यूएस मिडल ईस्ट में हो। अगर चाइना की भी इसमें एंट्री हो जाती है और नॉर्थ कोरिया की भी एंट्री हो जाती है, तो ऑलमोस्ट वो सारे देशों इस वॉर में हो जाएंगे जिनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है। तो हम बहुत ही गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। बहुत ही डिवेस्टेटिंग हो सकता है इस बारी वॉर, क्योंकि मोस्टली कंट्रीज के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, और न्यूक्लियर बॉम्ब ऐसा बस एक ही बॉम्ब चलाने की देरी है, पूरी मिलियंस ऑफ लोगों की जिंदगी एकदम से खत्म हो जाएगी, जो कि हमारी ह्यूमैनिटी के लिए खतरा हो जाता है। और इस वॉर्स के कारण इन्फ्लेशन लगातार बढ़ सकती है। ऑलरेडी आप देख रहे हो इन्फ्लेशन, आप अपने आसपास भी देख रहे होगे इन्फ्लेशन आपको बढ़ती हुई नजर आएगी, क्योंकि गैस सिलेंडर भी लोगों को मिल नहीं रहा, रेस्टोरेंट्स भी बंद हो रहे हैं, जिसके कारण इन्फ्लेशन लगातार बढ़ रही है। गैस सिलेंडर के प्राइसेस भी बढ़ गए, क्रूड ऑयल के प्राइसेस भी बढ़ गए। अभी तक इंडिया में क्रूड ऑयल के जो पेट्रोल पर डीजल के प्राइसेस पेट्रोल पंप पर नहीं बढ़े, बट ज़्यादा लंबे समय तक अगर वॉर चलती है क्रूड प्राइसेस ऐसे ही $100 के ऊपर बने रहते हैं, तो गवर्नमेंट इतना ज़्यादा देर तक लॉस को नहीं बेयर कर सकती, तो उसको भी मजबूरी में क्रूड ऑयल के प्राइसेस को बढ़ाना ही पड़ेगा, जो कि इन्फ्लेशन को एकदम से बहुत ज़्यादा ऊपर ले जाएगा। और सबसे जो खतरा हो जाएगा किस सेक्टर के, वो ये है बैंकिंग सेक्टर, क्योंकि अगर इन्फ्लेशन जाएगी तो आरबीआई को और दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स को इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना पड़ेगा। तो अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो इकोनॉमी के लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होती, क्योंकि कोई भी फैक्ट्री लगानी है, किसी ने कोई बिजनेस करना है, वो सारी चीजें लोन पर चलती हैं। अगर लोन महंगा हो जाएगा लेना तो बिजनेसेस बंद हो सकते हैं, बहुत सारे लोग अपनी ईएमआई नहीं चुका पाएंगे, जिसके कारण आपको बहुत सारे लोग बैंकरप्सी फाइल करते हुए देखने को मिलेंगे, जो कि किसी भी इकोनॉमी के लिए किसी भी देश के लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होती, जिसके कारण पूरी स्टॉक मार्केट भी क्रैश कर सकती है। और निफ्टी बैंक में जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है एचडीएफसी आईसीआईसी बैंक की, वो ऑलरेडी एक महीने से 10 से 11% तक डाउन है। अगर ये वॉर लंबी खिंचती है तो उनमें और भी ज्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है। और अब हम बात कर लेते हैं अपने इंडियन रूपी की, जो कि लगातार हर रोज नया लो हिट कर देता है। मतलब मुझे इस बात का बिल्कुल भी समझ नहीं लग रहा गवर्नमेंट इसको लेकर एक्शन क्यों नहीं ले रही और ओपोजिशन इसको मुद्दा क्यों नहीं बना रहा, क्योंकि अगर बाकी कंट्रीज पूरी दुनिया में वॉर चल रही है तो बाकी कंट्रीज की भी तो करेंसी कम होनी चाहिए, हमारी ही करेंसी इतनी ज्यादा कम क्यों हो रही है? थाईलैंड की करेंसी क्यों नहीं कम हो रही है? ताइवान की करेंसी क्यों नहीं कम हो रही? वो भी तो तेल पर बाकी देशों पर निर्भर करते हैं। तो इस मुद्दे को गवर्नमेंट पर उठाना चाहिए। बिल्कुल भी मतलब बिल्कुल भी ओपोजिशन का इसकी तरफ ध्यान नहीं है, वो उसके मुद्दे बिल्कुल समझ नहीं लगते मुझे ओपोजिशन कर क्या रही है हमारे देश में। अब बात कर लेते हैं एफआईआईज की। एफआईआईज भी लगातार हमारी मार्केट से माल अपना निकाल रहे हैं। पिछले 12 दिनों में एफआईआईज ने 70,000 करोड़ का माल बेच दिया। इतना बड़ा माल अगर एफआईआईज बेचेंगे तो हमारी मार्केट को गिरने से कौन ही रोक सकता है? तो इसके कारण आपको लगातार हमारी मार्केट में गिरावट होते हुए भी दिख रही है। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी आप लाइक कर सकते हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। जय हिंद।